हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे, जिसके अंदर हम 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहले वीडियो के अंदर हमने किया था यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से ड्राइव किया जाता है। ओके, सेकंड के अंदर हमने किया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर वो डिपेंड करती है। फैक्टर यहाँ पर पढ़े थे। थर्ड के अंदर हमने पढ़ा था यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ चुके हैं। ओके, और रेट लॉ भी हम यहां से पढ़ चुके हैं। फोर्थ के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और साथ के साथ हमने इसके अंदर ट्रिक के साथ भी हमने ये सीखा था कि क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी लिए आप किस तरह से समझ सकते हो कि उस इक्वेशन या जो क्वेश्चन आपको दिया है वहां पर उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ओके, तो ये हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलो आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा काम रहेगा वो होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्टली हम करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस जो इक्वेशन जो आपको मिलती है उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, तो जीरो ऑर्डर बात करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। सबसे पहले हमारी जो बात होगी वो क्या होगी कि हमने यहां पर लिख दिया कि फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, आपने एक चीज देखी थी यहां पर कि आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो किसके इक्वल था? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर P और कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर Q। इस P प्लस Q का जो टोटल जो सम आता था वो क्या था? P प्लस Q इज इक्वल टू N, जो क्या था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो P प्लस Q की वैल्यू अगर आपकी जीरो आती है तो हम क्या बोलेंगे इसको? कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होगी आपकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो डिफाइन करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसको बोलेंगे? ए रिएक्शन which not depend on the concentration of reactant। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइक जैसे कि आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, एक और रिएक्टेंट है और चेंज होता है वो प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये जो रिएक्शन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, या रेट जो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसकी स्पीड कितनी होगी वो एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो भी किस में चेंज होता हो? प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता हो, तो अब भी ना तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ए के ऊपर डिपेंड करेगी, ना रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बी पर डिपेंड करेगी। क्लियर है? अगर एक रिएक्टेंट है तो वो उस पर भी डिपेंड नहीं करती, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो ना वो ए पर डिपेंड करेगी, ना रेट ऑफ रिएक्शन बी पर डिपेंड करेगी। तो ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करती हो, उन पर इंडिपेंडेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो देखते हैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि क्या है, ये आपके पास एक और रिएक्टेंट था जो किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट के अंदर। ओके, तो इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखूं तो क्या होगा? देखो, ए तो रिएक्टेंट है तो साइन क्या आएगा इसका यहां पर? नेगेटिव। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर नॉट, क्योंकि इस पर तो डिपेंड करता नहीं है तो ए की पावर क्या रहेगी यहां पर? जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहां पर? माइनस डी ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू
के यहाँ पर रेट कांस्टेंट हो गया a की पावर 0। तो जब भी किसी पावर 0 होती है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पर उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के। तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, तो क्या होगा ये आपका माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब माइनस के साइन को हम इस तरफ लगा लेते हैं यहाँ पर, क्लियर है? उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों साइड का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन बाहर आएगा, के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब देखो किसके इक्वल हो जाएगा ये आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए के बराबर होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, के, डी टी का कंसंट्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपकी, टी के इक्वल हो जाएगा, और प्लस सी यहां पर आ जाता है। सी क्या है यहाँ पर, सी है इसका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। तो लेट मान लो कि आपने यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो सी की वैल्यू निकाल लोगे ना तो क्या होगा, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन पर चलो, जहां पर टी इज इक्वल टू क्या था, 0 था। अगर टाइम टी इक्वल 0 था तो ए की कंसंट्रेशन किसके इक्वल थी, यहाँ पर ए नोट के इक्वल थी। किसके इक्वल थी आपकी कंसंट्रेशन, इसकी ए नोट के इक्वल थी। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू तो क्या पुट हो जाएगी यहाँ पर, ए नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस में सी। तो सी किसके इक्वल आ गया, सी इज इक्वल टू ए नोट। ये वैल्यू जो होगी हम इसके अंदर यहां पर पुट कर देंगे। तो देखो ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो क्या हुआ यहां से देखो, के टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो K इज इक्वल टू माइनस 1/T ए नॉट माइनस ए। माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पर। तो K किसके इक्वल हो जाएगा आपका, K इज इक्वल टू 1/T ए नॉट माइनस ए। ये क्या आ गया यहाँ पर आपका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जहां पर ए नोट क्या है, ए नोट आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए क्या है यहाँ पर आपकी, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर इसका फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, अगर यहां से यूनिट ऑफ के की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट क्या होगी देखो, तो वही बात होगी ना इसकी, ये तो जीरो ऑर्डर की आपकी। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर टाइम। अब n की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, जीरो के लिए जीरो रहेगी, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, तो यहां पर जीरो ऑर्डर के लिए k की वैल्यू की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर पर टाइम। अब अगर यहां से बात करते हैं इसके लिए कि अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम, देखो हाफ टाइम का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हाफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब आपने ए की जो टोटल जो कंसंट्रेशन ली थी, किस टाइम पर टोटल कंसंट्रेशन ए का आधा कंसंट्रेशन जो होगा आपका प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इसका हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड या हाफ लाइफ पीरियड भी इसको बोलते हैं। ओके, कब, जब
हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ए की आधी कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट के अंदर जब चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इसका हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब हाफ लाइफ टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको टी 0.5 भी यहां पर लिख सकते हो। तो इसके लिए टी की वैल्यू निकाल दो भाई, यहां से टी की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा देखो, टी 1/2 इज इक्वल टू 1/k इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस में फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए। बट टी हाफ आपने निकालना है, तो जब टी हाफ हुआ तो जो इनिशियल जो आपकी फाइनल जो कंसेंट्रेशन जो है वो क्या होगी, इनिशियल की क्या हो जाएगी, वो आपकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा आपका, जो ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पुट करोगे आप यहां पर लिखोगे एट टी हाफ पर फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, जो आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ली थी उसकी क्या हो जाएगी यहां पर आधी। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट करो, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k ए नोट माइनस ए नोट डिवाइड बाय 2। क्लियर है ना। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k और ऊपर क्या आ जाएगा आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपने क्या है यहाँ पर याद रखना होगा, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर की क्या होगा, ए नॉट डिवाइड बाई 2k। ओके, और अगर यहाँ पर इनिशियल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप देखोगे तो किसके बराबर होगी, वो k इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए के इक्वल यहाँ पर हो जाता है। ओके, काफी आसान था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ए जब प्रोडक्ट में चेंज होता तो ए की चेंज इन कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो वही हमने लेके चले। ठीक है, बाद में इसका क्या कर देते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन किया, सी की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाती है आपके लिए, के की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इसके लिए क्या याद रखना है यहाँ पर, यूनिट फॉर के की यूनिट क्या होगी, तो के की जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर टाइम। उसके बाद आप क्या निकालोगे, इसका हाफ टाइम पीरियड निकालोगे। अब हाफ टाइम पीरियड निकालो तो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड किसको बोलते हैं, जब ए की टोटल कंसेंट्रेशन का आधा कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इसका हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किसके साथ करेंगे हम, टी हाफ के साथ या फिर टी 0.5 के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो फाइनल जो कंसेंट्रेशन है वो किसकी हो जाएगी, वो इनिशियल की आधी हो जाएगी, तो ए नोट बाई 2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टी हाफ किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट डिवाइड बाई 2 के, ए नोट बाई 2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ओके, तो अब देखते हैं इसका ग्राफ, ये वाला साफ कर देते हैं। ओके, तो ग्राफ, पहला जो ग्राफ होगा इसके लिए वो क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन विद टाइम का जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा रहेगा देखो, तो कंसंट्रेशन विद टाइम, यहां पर ये एक्सिस आपको रिप्रेजेंट करेगी टाइम को, और ये जो एक्सिस होगी रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कंसंट्रेशन को। तो यहां से क्या होगा देखो, स्लोप जो होगा आपका क्या रहेगा, वो डाउनवर्ड रहेगा। ये जो इसका इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट जो करेगा ये किसको इंटरसेप्ट करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए को, और यहाँ पर जो इसके लिए जो स्लोप जो रहे वो क्या रहेगा, माइनस के। ठीक है, जो कि आपकी इक्वेशन इसके साथ, अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ क्या आएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कि जिसका स्लोप क्या रहेगा, माइनस के। सेकेंड ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो सेकेंड ग्राफ क्या रहेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब एक एक्सिस तो रिप्रेजेंट करेगी कंसंट्रेशन को, एक एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी रेट को, बट हमने स्टार्टिंग डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती ही नहीं है, तो अगर नहीं करती तो ग्राफ क्या रहेगा, बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन यहां पर रहता है। ओके, क्लियर है ना। उसका टी हाफ के लिए अगर आप निकालोगे तो एक चीज देखो, टी हाफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पर, ठीक है ना,
टी हाफ किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर। तो यहां पर इस दोनों के बीच में ग्राफ क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में अगर मैं निकालता हूं, ये आपका टी हाफ और ये हमारी होगी इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो ग्राफ किस तरह से आएगा, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ओके, उतारो एक बार इसको। तो अब हम करेंगे इसके अंदर यहां पर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या होंगे। एग्जाम्पल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल क्या रहेंगे। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं। सबसे पहले हम ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे। देखो, सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन शो करेगा, तो नॉर्मली जो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम जो होता है ना, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक, ये क्या करता है, यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। मींस ऐसा सिस्टम जहां पर जो गैस होती है, गैस एब्जॉर्ब ऑन दी सॉलिड सरफेस। जब गैस किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होंगी तो उस केस के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिखाया जाएगा। और सॉलिड सरफेस भी जनरली किसका होगा, यहां पर मेटल का। ठीक है, सॉलिड सरफेस किसका बना होगा, यहां पर मेटल का। तो ऐसी रिएक्शन कैसा ऑर्डर शो करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट इसके लिए भी कंडीशन होती है कि मान लो कि आपके पास ये कोई सरफेस मेटल का है, ओके, और आप इसके ऊपर किसको, यहां पर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो, यहां पर आप इसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाना चाहते हो अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया को आप डिकम्पोज करवाना चाहते हो। तो अमोनिया को डिकम्पोज करवाने के लिए आपने इसको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, कहां पर, प्लेटिनम मेटल के सरफेस के ऊपर। तो देखो, जब अमोनिया की कंसेंट्रेशन, दो कंडीशन हम यहां पर लेंगे। पहली कंसेंट्रेशन, पहले क्या होगी कि अगर कंसेंट्रेशन क्या हो आपकी, लो हो। अगर अमोनिया कंसेंट्रेशन लो होगी तो अमोनिया यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, मेटल सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और साथ के साथ यहां से क्या निकलना शुरू होता है, प्रोडक्ट। कंसेंट्रेशन कम होने के कारण सरफेस का जो मेटल का जो सरफेस है उसको कंप्लीटली कवर अप नहीं कर पाता अमोनिया, और ये डायरेक्टली वहां से किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। अब कितना प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि अमोनिया कितना ज्यादा सरफेस यहां पर इसको ऑक्यूपाई कर पाता है, उतना ही ज्यादा आपको यहां से प्रोडक्ट मिलता है। समझो इसको कि जितना ज्यादा सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा अमोनिया, जितना ज्यादा सरफेस को कवर करेगा अमोनिया, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब कि उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यहां से आपको मिलता है। ओके, तो अमोनिया की कंसेंट्रेशन तो बिल्कुल कम थी, इसने इसको कंप्लीटली कवर नहीं किया। मतलब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कंप्लीटली डिपेंड करती है अमोनिया के ऊपर। तो लो कंसेंट्रेशन के ऊपर अमोनिया पर डिपेंड करता है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो सबसे पहले तो कैसा दिखाई देगा आपको, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट जब आप इसकी कंसेंट्रेशन को, कंसेंट्रेशन जो होती है आपकी, उसको वेरी हाई कर देते हो, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, तो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर जो सरफेस ऑफ जो प्लेटिनम जो है उसको अमोनिया गैस कंप्लीटली कवर अप कर लेती है। उसको अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, जितना भी सरफेस है वहां पर सारे सरफेस के ऊपर अमोनिया एब्जॉर्ब हो जाती है। अब बाकी ये जो मॉलिक्यूल हैं, बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं ये तो इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन मॉलिक्यूल के ऊपर तो डिपेंड करेगी ही नहीं, है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी प्लेटिनम का सरफेस कंप्लीटली कवर अप हो चुका है। तो जब हाई कंसेंट्रेशन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इन पर डिपेंड करना, अमोनिया की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करना बंद कर देती है। तो उस केस में कैसा हो जाता है आपका ये जीरो ऑर्डर, कैसा हो जाएगा ये आपका जीरो ऑर्डर।
तो इस तरह से आपके क्या होती है, आपकी जीरो ऑर्डर। लो कंसेंट्रेशन पर अगर आप गैस को सॉलिड सरफेस पर अगर आप एब्जॉर्ब करवाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, बट अगर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो उस केस में ऑर्डर कैसा हो जाता है, इसका जीरो ऑर्डर हो जाता है। तो सबसे पहला तो एग्जांपल आपका यही हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। ठीक है, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवाना। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा, देखो इसका एग्जांपल सेकंड रहेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस। ठीक है, गोल्ड सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोज करवाना। थर्ड क्या रहेगा, फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन in the presence of sunlight to form HCl। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो ये था आपके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसके अंदर हमने हाफ लाइफ पीरियड भी इसका पढ़ लिया। ओके, इसका ग्राफिकल मेथड भी हमने देख लिया यहाँ पर, और कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, किस पर डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर, ये भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब पक्का करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।